वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत रियाद है वहाँ अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है बड़ा खौफनाक। और उसके मनाज़र जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आई है ख़बर, कुछ इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी लेकिन ये धमाका रिपोर्ट हुआ है। अ, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी वो ये कि अमरीकी वज़ीर जंग, इसका नाम पहले वज़ीर दिफ़ा होता था, वज़ारत दिफ़ा थी, फिर वज़ारत जंग उसको कर दिया डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम कुछ शायद अलग थे। तो ये जो वज़ारत जंग है इसके वज़ीर पीट हेगसेथ, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर सुने तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यानी सारी कहानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। यानी उनके जुमले, उनके अल्फाज तो आप एक तरफ रख देना, उन्होंने कुछ बड़ी मुतअस्सब बातें भी की हैं दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, मज़ाहिब को लेकर। खुद उनके अपने अकायद वो दुनिया जानती है, लेकिन चलें सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं। काफ़ी फ़िक्रमंदी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फिर एक तज़ब्ज़ुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना, वो बार बार ये उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी ज़बान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। वो अपना वज़न बरकरार नहीं रख पा रहे थे, कभी एक टांग के ऊपर सारा वज़न डालते थे, कभी दूसरी टांग के ऊपर सारा वज़न डालते थे। ये चीज़ें बताती हैं कि जो बोलने वाला है वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो सिचुएशन वो बताना चाह रहा है एक्चुअली वो सूरत हाल नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज में कोई एतमाद नहीं था, अपना वज़न बार बार वो शिफ्ट कर रहे थे, और कुछ अल्फाज को वो चबा चबा के जानबूझकर ज़ोर देकर बोल रहे थे कि मेरी बात में वज़न नहीं है तो कम से कम मेरे बोलने में वज़न पैदा हो जाए। ये हमने पाकिस्तान में भी होते हुए देखा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कहानी सुना रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्दी एक बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। और देखें, ये बात ठीक है कि अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा और इस लड़ाई को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की तवक्कुआत के बिल्कुल उल्टा चला गया काम। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा बाकी लोगों की तरह कि ज़मीन पे हमने फ़ौजें नहीं भेजनी। हम ज़मीन पे फ़ौज भेज सकते हैं, ज़मीनी फ़ौज उतार सकते हैं ईरान के अंदर। और ईरानी तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई फ़ौज उनके हत्थे चढ़े और वहाँ ज़मीन पे कोई फ़ौज उसी तरह आ जाए जैसे इराक़ में या अफ़गानिस्तान में आई थी, तो इनको लग पता जाएगा। अमरीकी जर्नैल खुद कह चुके हैं कि उन्हें शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान के अंदर। हम 20 साल तक लड़ते रहे और उसके बाद हुकूमत वापस उन्हीं लोगों ने ले ली जिनके साथ हम 20 साल तक लड़ते रहे। तो वहाँ पे एक शिकस्त हुई थी, हम रजीम भी बदल नहीं सके वहाँ पे। तो इसी तरह ईरान के अंदर ये कैसे जीत जाएंगे? ईरान की बड़ी लंबी तारीख है, वो बहुत सख्त लोग हैं और वो तो बदले की बात कर रहे हैं उनके लोग। यानी अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में मुवाजना करना चाहें, बहादुरी का फ़र्क आप करना चाहें, तो आपको साफ नज़र आ रहा है जितने इसराइली शहरी हैं वो बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं, नीचे तहखानों के अंदर घुसे हुए हैं। जितने ईरानी शहरी हैं वो शहरों के अंदर बाहर निकल के फिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में वो सड़कों के ऊपर इज्तिमा कर रहे हैं, बड़े बड़ी तादाद में निकल रहे हैं लोग। वो क्यों निकल रहे हैं? वो खamenei के शहादत के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। तो ईरानी दिलेर कौम है, उनकी एक बहुत बड़ी तारीख है। इसराइली जो हैं वो अब बुज़दिली दिखा रहे हैं, उनके पास सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान पसंद हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, आसाइशों वाली ज़िंदगी है, तो वो सारे बंकरों में चले जाते हैं। वो लड़ने में बिलीव नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल को तख्ता मश्क बना लिया। इसराइली शहरों के ऊपर वो ऐसे बम मारता है जैसे बारिश कर रहा है बमों की, और छोटे और बड़े मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। फिर मिसाइलों की तादाद भी उनकी बहुत ज़्यादा है, इस बारे में कोई रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ईरान ने एक और दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार एक शिप है, बहुत बड़ा बहरी जहाज़ है, बेड़ा है अमेरिका का, वो इस खित्ते से दूर भाग रहा है और वो यहाँ से पीछे हट रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों की हदूद से वो बाहर निकलना चाहता है, और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कीमती है, उसके ऊपर उनके तैयारे भी हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। अगर वो तबाह हो जाता तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया को जिन अपने बहरी बेड़ों के जरिए से अमेरिका दबाता है उनमें एक बहरी बेड़ा ये भी है। तो ईरान का ये दावा है कि वो इस खित्ते से भाग रहा है। दूसरा, ईरान का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन फौजी मारे हैं, जबकि अमेरिकन ने अब एतराफ़ किया है कि 6 फौजी उनके मारे गए हैं और 20 के करीब उनके फौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन एतराफ़ है। अब देखिए, दोनों तरफ से चीज़ों को एग्जेजरेट तो किया जाता है जब भी जंग होती है, जब भी जंग होती है ऐसा होता है।
ईरान अमेरिकन फौजियों की हलाकतें ज़्यादा बताएगा और अमेरिका कम बताएगा, ये तो होगा। लेकिन मैं आपके सामने सिचुएशन फिर भी रख रहा हूं। चीन ने और रूस ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी ईरान को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करे और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करे, और वो हर लिहाज से साथ हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी भरपूर हमायत की हम यकीन दहानी करवाते हैं। ये दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के अंदर राब्ता हुआ है। चीन ने अमेरिका और इसराइल की खुलकर मजम्मत भी कर दी है और लड़ाई फैलने के खदशे का इजहार भी किया, और यही बात रशिया ने भी की है। रशिया ने ना सिर्फ ईरान का साथ दिया बल्कि ये कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं जो अमेरिका ने और इसराइल ने की है, बल्कि ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं और ईरान की भरपूर हमायत भी करते हैं। रूस ने भी वही कहा। लेकिन इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रूस के एक अहम ओहदेदार हैं और प्यूटन के बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत करीबी साथी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये उनका नाम है। इनके नाम भी लेना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई नाम है, लेकिन दिमित्री पहला वर्ड है उनका, और बड़े अहम ओहदेदार हैं रशिया के। उन्होंने खबरदार किया है और ये वार्निंग जारी की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकते तो यकीनी तौर पे तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है, यानी एक आलमी जंग लग सकती है। और ये प्यूटन के बहुत करीबी साथी हैं। इन्होंने कहा अमेरिका ने खुद को और दुनिया को एक रिस्क में डाल दिया है। ये जो अमेरिका ने किया ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब अमेरिका भी रिस्क में है और दुनिया भी रिस्क में है। द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है और ये बात रशिया की ठीक है, चाइना भी ठीक बात कर रहा है कि अमेरिका ने अजीबोगरीब पंगा ले लिया, ये लड़ाई फैल सकती है। द इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि बहुत इम्कान है कि जंग अमेरिका हार जाएगा, और माजी में बराक ओबामा पर इसी बारे में तनकीद करने वाला डोनाल्ड ट्रंप वो कैसे अपने फौजियों को इस हलाकत में डाल सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बराक ओबामा को कि ये अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। और प्रॉब्लम पीछे दो बताए जा रहे हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की कोई तैयारी नहीं है, वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इंपीचमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है, और उन्होंने खुद कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मैं ये मिड टर्म हार गया तो मेरी इंपीचमेंट पक्की है। दूसरा जो एप्स्टीन फाइल है, जिसके बारे में हमें मौका नहीं मिला बात करने का क्योंकि पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज़्यादतियों के मामलात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है और वो बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हड़बड़ा के इसराइल के कहने के ऊपर अटैक कर दिया ईरान पे, और वहां पे वो फंस गए। उन्हें लगता था कि 2-4 दिन में वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन वो अहदाफ से लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने भी एक बड़ी अहम खबर दी है, और उनकी खबर के मुताबिक, ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने कहा जी कि ट्रंप इंतजामिया के अरकान और पेंटागन में ईरान के तनाज़े को काबू से बाहर जाने के खदशात में इजाफा हो रहा है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान से जंग चंद हफ्तों तक तूल पकड़ सकती है। तवील लड़ाई से अमेरिका के फिजाई दिफाई ज़खायर ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि एक आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए आमतौर पर 2 से 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। ये इंटरसेप्टर्स वो मिसाइल होते हैं जो आने वाले मिसाइल को या आने वाले ड्रोन अटैक को ये उसको रोकते हैं, और ये एक को रोकने के लिए 2-3 जो है वो हवा में जाते हैं। अब ज़रा आप फ़र्क चेक करें कि फ़र्क कितना ज़्यादा है। जो ईरानी मिसाइल है ना, और ये बरतानवी रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल जो है या उनका जो ड्रोन है जो आके अटैक करता है वो $35,000 का एक पड़ता है ईरान को, मगर उसे रोकने वाला जो इंटरसेप्टर है वो $4 मिलियन का मिसाइल है। एक $4 मिलियन का है, तो 100 गुना से ज्यादा महंगा है। यानी दुगना हो तो बहुत ज्यादा होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ये इतना ज्यादा महंगा है उसको रोकना। तो उसकी कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क है, और फिर बाद औक़ात वो एक नहीं 2-2, 3-3 इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत कम खर्च में ईरान इस लड़ाई को बहुत लंबा ले जा सकता है। मार्को रूबियो की भी एक वीडियो इसी बारे में वायरल हुई है। मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ईरान एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल तैयार करता है, जबकि इतने ही अरसे में 6 से 7 इंटरसेप्टर तैयार हो सकते हैं। तो ये तो मुवाज़ना ही कोई नहीं है। यानी इंटरसेप्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी उसकी पेचीदा है। वो 6 से 7 तैयार होते हैं, वो उधर 100 के करीब जो है वो हमला करने वाले मिसाइल या उससे ज़्यादा तैयार कर लेता है। तो यहाँ पे मुकाबला नहीं है। और अमेरिका देखें कितने इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर सकता है। अगर उनके पास ये लामहदूद होते या बहुत बड़ी मिकदार में या तादाद में अमेरिका के पास होते,
तो अमेरिका खलीजी ममालिक को ज़रूर बचाता, यानी सऊदी अरब को ये शिकवा ना करना पड़ता, कतर को ये शिकवा ना करना पड़ता, कुवैत को ये शिकवा ना करना पड़ता कि अमेरिका उठा के इंटरसेप्टर्स ले गया है इसराइल में और वो इसराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लामहदूद तो नहीं है ना, महदूद हैं, इसीलिए अमेरिका ने उनको मूव किया और ले जाके इसराइल को बचाना शुरू कर दिया और खलीजी ममालिक को अकेला छोड़ दिया। इस बात का शिकवा खलीजी ममालिक ने किया, खासतौर पर सऊदी अरब ने। और अमेरिका का जो अपना जखीरा है, जो उन्होंने अपने दिफा के लिए रखा हुआ, उसको वो किसी लड़ाई में बाहर ले जाके नहीं झोंक सकते। लिहाजा उन्हें बहुत बड़ी मिकदार में इंटरसेप्टर्स चाहिए होंगे। अगर उनके पास नहीं है चंद हफ्तों के बाद, तो फिर बहुत वुल्नरेबल हो जाएगा इसराइल, क्योंकि इसराइल खुद ये नहीं बनाता। इसराइल खुद जितने हथियार बनाता है वो इस काबिल नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला करे। और ईरान अगर लगातार हथियार बनाता जाता है और रशिया और चाइना की सपोर्ट उनके साथ रहती है, फिर बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और जंग फैलने का खदशा ये चाइना कह रहा है, और तीसरी आलमी जंग का खतरा है ये रशिया कह रहा है, और ये बात फेंकी नहीं जा सकती। अब आलमी सतह पे देखें, इसके असरात तो आ रहे हैं। आप नए हरमज जो है वो बंद होने की वजह से हजारों तेल बरदार जो टैंकर्स हैं, उन्हें अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है। उनका सफर रुक गया है, वो जैम हो गए हैं और सारे के सारे खड़े हैं और वो तलाश कर रहे हैं रास्ता कि हम जाएं कहाँ पे, और कई जो है वो लंगरअंदाज हो गए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली आबनाए हरमज को बंद कर दिया है और ये उसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है, और कुछ ना करे तो इसको बंद रख सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। कतर ने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और उसके बाद जो यूरोपियन गैस है उसकी प्राइस 45% तक बढ़ गई है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल ये 28% तक बढ़ी थी और अब जो खबर आई है लेटेस्ट, वो ये बता रही है कि 45% तक यूरोपियन गैस की प्राइस बढ़ गई है, जो बहुत खतरनाक है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नाज़रीन, एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के 3 जेट गिरे हैं, ये गिराए किसने हैं? देखिए, ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सरफेस से फ़ज़ा में, यानी ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले कुछ हथियारों का मुआहदा किया था, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। इन दोनों के पास ये हथियार बहुत अच्छी कैपेसिटी वाले मौजूद हैं। अब क्या ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जंग चल रही है, जंग के बाद इसका तखमीना लगाया जाएगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि उन्होंने अमेरिकन तैयारे गिराए। लेकिन अगर कुवैत ने गलती से गिराए हैं तो गलती से एक आधा गिरता है ना, 3 तो नहीं गिर जाते। और ये जो तैयारे होते हैं या जो सिस्टम जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा होता है, वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि गलती से वो गिरने भी लगता है तो वो फौरन उनको सिस्टम बताता है कि ये इसको नहीं छेड़ना आपने, ये हमारा है। तो अगर गलती से गिर जाता तो एक गिर जाता, 3 तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता नहीं कितने गिरे। तो ये जो गिरे हैं, अगर ये गलती से गिरे हैं तो ये 3 नहीं गिर सकते थे। अब इसमें एक खबर और आई है, और ये खबर ये बताती है कि कुछ जो कुवैती बैरिया के लोग हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है और उसमें एक अहलकार जो है वो जाँ बहक भी हुआ है। अब ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं अंदर से किसी ने बगावत की और उन्होंने अमेरिकन तैयारों को निशाना बना दिया? क्योंकि देखें ना, हुक्मरान जो हैं वो अरब हुक्मरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लंबे अरसे से बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही अरब हुक्मरानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, खलीजी ममालिक के ऊपर मुश्किल वक्त आया, अमेरिका ने अपना दिफाई निज़ाम वहां से हटा लिया। अमेरिका सिर्फ इन ममालिक को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब इन ममालिक को सोचना पड़ेगा कि इनको अपना दिफाई निज़ाम खुद खड़ा करना होगा और अमेरिका के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। अब ये ईरान के साथ खलीजी ममालिक को लड़वाना इस वक्त बहुत बड़ी ख्वाहिश है नेतन्याहू की, और उसके लिए काम हो भी रहा है। मैं आपको एक खबर देता हूं, एक तो जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको, इसके ऊपर जो अटैक हुआ, ईरान ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपने सऊदी भाइयों को आगाह भी कर दिया है कि इस हमले के पीछे हम नहीं हैं, हमने किसी रिफाइनरी के ऊपर किसी किस्म का मिसाइल नहीं दागा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मिसाइल किसने फेंका है, और अगर ये इसराइल की तरफ से आया है या किसी और तरफ से आया है तो ये फिर मामला बहुत लंबा चलेगा, ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ईरान ने साफ कहा, ईरान कह सकता था हमने मारा, जंग में है वो, गलती से आ गया, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं मारा, हमने किसी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक नहीं किया। अमरीकी एक सहाफ़ी हैं, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक इंकशाफ किया है। टकर कार्लसन ये कहते हैं कि कतर और सऊदी अरब में मुसाद के कुछ एजेंट्स पकड़े गए और ये बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। इस इल्ज़ाम में गुज़िश्ता रात इनको पकड़ा गया है और ये कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ये खलीजी ममालिक हैं, कतर और सऊदी अरब,
यहाँ पे इस किस्म की बम धमाके या कार्रवाइयाँ करवाई जाए जिससे अनारकी फैले और इन्हें लड़ाई के ऊपर उकसाया जाए। अब ये देखें, ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पे मूसाद के एजेंट पकड़े गए हैं इन मुल्कों में। तो अब अरब मुल्कों को ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ईरान से डरा कर हमारे ऊपर लंबे अरसे तक मुसल्लत रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। और हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी इतना पैसा खर्च करने के लिए अपने दिफा पे, जितना हमने खर्च कर लिया। अगर अपने ऊपर खर्च लेते तो आज शायद बेहतर पोजीशन में होते। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि महमूद अहमदी नजाद बहुत मकबूल हैं ईरान के अंदर, साबिक सदर हैं ईरान के और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़े शानदार इंसान है। महमूद अहमदी नजाद जो हैं वो बच गए हमले में। उनके बारे में पहले इतला आई थी कि उनकी शहादत हो गई है, लेकिन अब जो इतला आई है उसके मुताबिक वो बच गए हैं। यूरोप से पहले हुक्मरान ने आवाज़ उठाई है, ये स्पेन के वज़ीर आज़म हैं पेड्रो। इन्होंने अमरीकी हमले और इसराइली हमले की मजम्मत कर दी है, इसे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अपने अड्डे भी देने से इनकार कर दिया कि हम अपने अड्डे भी नहीं देंगे। जबकि बरतानिया ने अड्डे तो दे दिए अमेरिका को, लेकिन लड़ाई में उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने माजी से सबक सीखा है, जो इराक जंग में हमारे साथ हुआ उससे हमने ये सबक सीखा है कि अब हम दोबारा इस तरह की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना हम इस लड़ाई में आना चाहते हैं। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में सूरत हाल बहुत अजीब है इस वक्त। वहाँ से जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जो पूरी दुनिया से आकर वहाँ पे रहते थे और वहाँ का शानदार अमन व अमान इंजॉय कर रहे थे, अब सर्दियों में पूरी दुनिया वहाँ आ जाती थी। आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो जैसे ही गर्मियाँ होती थी तो दुनिया के अमीर तीन लोग यूरोप में चले जाते थे, सर्दियाँ आती थी तो मिडल ईस्ट में आ जाते थे। अब वो सारे लोग ये खित्ता छोड़कर भाग रहे हैं। इसके लिए खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रियाद में, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपति अपनी फैमिलियों को लेकर गाड़ियों समेत वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठ बैठ के निकल रहे हैं कि हमें यूरोप पहुँचा दो किसी तरह। और रास्ता भी बहुत लंबा लेना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से इसराइल वाली साइड से तो जा नहीं सकते, तो एक लंबा रास्ता लेकर ये लोग यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इन्हें खतरा है कि जंग फैलेगी और ये कहीं ना मारे जाए, कोई मिसाइल भूल भाल के इधर ना आ जाए। और यहाँ से निकलने के लिए जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, अब एक एक प्राइवेट जेट की जो परवाज़ है उसके लिए 2,60,000 पाउंड तक, यानी पाकिस्तानी ये कोई 10 करोड़ रुपया बनता है, 10-10 करोड़ रुपया दे के एक एक जेट को ले जाया जा रहा है कि जनाब हमारी फैमिली को यहाँ से यूरोप पहुँचा दें और हमें यहाँ से निकाल दें किसी तरह से। अब आ जाए नाज़रीन थोड़ा सा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये दबाव बहुत बढ़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, वो नामजदगी वापस ली जाए। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने किया, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। हालांकि 160 बच्चियों को एक साथ दफनाया गया है, उनकी कब्रें तैयार कर दी गई हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उन बच्चियों को एक साथ दफनाया जाएगा। ये मासूम बच्चियां कत्ल हुई हैं। पूरी दुनिया में इस मंजर के बाद गम और गुस्सा है। और करने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इसराइल, नेतन्याहू। तो ये नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया और कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बिलावल तो चुप थे अमन के नोबेल इनाम के मामले पर। मरियम नवाज से जब ये सवाल किया गया कि आप क्या कहती हैं, शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया हुआ है, तो मरियम नवाज ने हमायत कर दी, ठीक किया हुआ, शहबाज शरीफ जो करते हैं ठीक करते हैं, यानी अच्छा किया है शहबाज शरीफ ने, डोनाल्ड ट्रंप को यानी हमायत कर दी डोनाल्ड ट्रंप के अमन के नोबेल इनाम के लिए। इस वक्त मरियम नवाज ने, जिस वक्त ईरान के अंदर जो शहादतें हैं उनकी तादाद 600-700 के करीब बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर 30 के करीब 35 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और पूरे खित्ते को एक जंग की आग में। खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफ़ी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीज़ों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फ़खरुर रहमान साहब ने भी ये खबर बताई और ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है
या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पे उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। आज मुबैना तौर पे ये भी खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया और ये दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी महमूद खान अचकजई से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और एक तरफ महमूद खान अचकजई है, इनके बीच में मुलाकात हो सकती है और इमरान खान के हवाले से तो ज़रूर गुफ्तगू होगी। देखिए शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों अंगेज कर रहे हैं? जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को ये लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहाँ पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ चौथी नंबर की, तीसरी नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीज़ों की तरफ है काफ़ी बटी हुई, तो इसलिए ज़्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेज़ी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज़ कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है, चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है। जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, 3 एमपीओ के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इतलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं आपको कह नहीं सकता, किसी बंदे का नाम लेना हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि वफाकी वजीर ने भी एक ने कहा हुकूमत के बंदे ने कि जनाब हमसे तो रब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। लेकिन गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है? एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते हैं जी मैं तो गिरफ्तार हो गया था। 2, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, MNAs के, MPAs